नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन, एक्सपायरी से एक दिन पहले का दिन, जबकि भारतीय बाज़ारों में आज अच्छी खासी सेल ऑफ थी। और अच्छी खासी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फ्रंट लाइन इंडेक्स में तो शायद फिर भी 200-250 अंकों के आसपास बिकवाली थी, लेकिन ज़्यादा इंटेंस सेल ऑफ आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप में, स्मॉल कैप में, जहाँ पर एक करीब 2% के आसपास का डिप मिड कैप में 1000 पॉइंट आज वाइप आउट हो गए। और निफ्टी बैंक करीब 1.5% के आसपास बिकवाली वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। तो आज इंटेंसिटी ऑफ फॉल आपको दिखाई पड़ेगा ब्रॉडर मार्केट से 2000 शेयर डिक्लाइंस में और 300 शेयर एडवांसेस में। इसी को अगर आप बीएससी में देखेंगे तो 3100 शेयर डिक्लाइन में और करीब करीब 1000 शेयर एडवांसेस में। ये और इंटेंस ऐसे हो जाएगा कि कल और परसों 3 दिन से लगातार मिड कैप इंडेक्स, या 4 दिन से रादर लगातार मिड कैप इंडेक्स टूट ही रहा है। निफ्टी कल भले ही डिस्पाइट देखे गया था, फ्लैट बंद हुआ था, निफ्टी बैंक फ्लैट बंद हुआ था, लेकिन जो मिड कैप स्मॉल कैप था वहाँ पर बिकवाली चौथे दिन लगातार जारी है। तो बहुत सारे शेयर, चाहे पीएसयू के हों, चाहे बैंक्स के हों, पीएसयू बैंक्स के हों, अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर के हों, रियल्टी के हों, कैपिटल गुड स्पेस के हों, या फिर वो टर्न अराउंड स्टोरीज़ हों, उन सब में हैवी सेल ऑफ मार्केट दिखा रहा है। आज अच्छी खासी बिकवाली थी पीएसयू बास्केट के अंदर, और ज़्यादातर सारे पीएसयू शेयर टूट भी रहे थे। 2% के आसपास इंडेक्स टूटा। प्राइवेट बैंक 1%, 1.5% टूटा। पीएसयू बैंक करीब करीब 1.5% टूटा। रियल्टी इंडेक्स आज सीवियर सेल ऑफ में था, 2% के आसपास बिकवाली वहाँ पर रही। सर्विस सेक्टर करीब 1% के आसपास टूटा। थोड़ा रिस्पाइट था आईटी में आज दबाव था, लेकिन उतना नहीं था। ऑटो में और फार्मा में दबाव तो यहाँ पर भी था, लेकिन उतना नहीं था। लेकिन आईटी में लार्ज कैप तो सपोर्ट ही कर रहे थे। टीसीएस आज अपने 4150 के आसपास के हाइज ने शुरुआत में बना लिए थे। सो इन्फोसिस, टीसीएस दोनों सपोर्टिव बाइंग में थे, रेजिलिएट कर रहे थे इनफैक्ट इस फॉल को। लाइकवाइज एचडीएफसी बैंक भी आज वैसे मार्केट में सेल ऑफ था, लेकिन एचडीएफसी बैंक में एटलीस्ट सेल ऑफ नहीं था, वो रेजिलिएट कर रहा था। तो जो ऑलरेडी गिरे हुए हैं वहाँ पर ऑलरेडी गिरने की गुंजाइश वैसे ही कम थी, लेकिन जो ऑलरेडी चले हुए हैं वहाँ गिरने की गुंजाइश पूरी थी, तो गुंजाइश आज आपके सामने आ गई, वहाँ बिकवाली हो गई। तो इसीलिए आज 800 अंकों के आसपास फॉल सेंसेक्स में रहा। निफ्टी भी करीब 250 अंकों के आसपास टूटा और 1.5% के आसपास करीब करीब निफ्टी बैंक आज टूटता हुआ दिखाई पड़ा। मेजरली न्यूज़ फ्लो ड्रिवन देखा जाए तो आज वोडाफोन आइडिया, पहला उनका कल फंड रेज हुआ। 45,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग की बातचीत है। ब्रोकरेज हाउसेस के सेल ऑफ आए, 2 बड़े डाउनग्रेड आए, 6 रुपये 5 रुपये के टारगेट्स आए। शेयर 15% टूट गया, आज F&O का टॉप लूजर बना। उसके बाद अगर कुछ और नामों को आप गिनना चाहेंगे जहाँ पर न्यूज़ फ्लो था, मैक्स फाइनेंशियल पे जेफरीज की रिपोर्ट थी, वहाँ पर 1200 के टारगेट्स उन्होंने दिए और शेयर ने रिएक्शन दिया पॉजिटिवली, और 3-4% की तेज़ी थी। F&O के टॉप गेनर में शुमार था। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, खबर ये थी कि ये निफ्टी का हिस्सा बन सकता है, नुवामा रिसर्च ऐसा मानता है, और आज शाम को या कल तक ये रिव्यू आ जाएगा। तो इसलिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फर्स्ट हाफ में खोला, लेकिन सेकेंड हाफ में जब ऑब्वियसली सबको ही लग रहा तेज़ी है इसमें, तो प्रॉफिट टेकिंग आ गई। तो प्रॉफिट टेकिंग उसके दम पे रही। दूसरे कैंडिडेट में लोग जोमेटो का नाम दे रहे हैं, लेकिन वो F&O में है नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी है कम। पीडीलाइट तीसरा नाम हो सकता है। सो ऐसे कुछ नाम अनुमानित है, अभी तक कोई आंकड़ा आया नहीं है, तो इन सब के ऊपर आज रिएक्शन आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन स्टीप फॉल था मार्केट में, और बीएससी में मतलब आप ऐसे समझो कि आपको अंकों के लिहाज से देखोगे तो आपको दिखेगा कि 1000 अंक टूट गए आज हम, 750 अंक टूट गए हम। वो हेडलाइन नंबर जिसे आप कहते हो ना, क्या ऑटो 400 पॉइंट टूट गया, या निफ्टी आज करीब करीब 300-250 पॉइंट टूट गया। ऐसा नहीं है। परसेंटेज में देखो ना, सिर्फ 1% टूटा है। मिड कैप तो सिर्फ 2% टूटा, और ये बाजार में नॉर्मल है। ऐसा मल्टीपल अटेम्प्ट हुए हैं मार्केट में जहाँ पे इतने फॉल आएंगे ही, और ये पहले भी आए फिर आएंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सो ठीक है, ओवरलोडेड जहाँ थे वहाँ हल्का होना ज़रूरी है। जहाँ लोग कैश लेके बैठे हैं उनके लिए मौके खुलने शुरू हो रहे हैं। सो आप दोनों तरह की अपॉर्चुनिटी है, मतलब दोनों तरह के व्यूज़ हैं। आप जो व्यू पिक करना चाहो आप वैसे पिक कर सकते हो। चलिए, ये तो रहा मार्केट का रैप। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर, जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमारे पास आए होंगे। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इन सब पर सवाल आने शुरू हो ही गए हैं। शुरुआत कर लेते हैं। व्यू ऑन बेस्ट लॉजिस्टिक्स स्टॉक टू बाय। सनी सर, देखो, बेस्ट लॉजिस्टिक स्टॉक अगर आप ढूंढोगे तो ब्लू डार्ट है एनी डे। दैट इज़ अ लीडर, डीएचएल की सब्सिडरी है इंडिया की। सो उसको तो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। बट अगर आप अदरवाइज पूछोगे आज के सिनेरियो में, तो स्नोमैन स्टिल, क्योंकि वहाँ प्रमोटर बाय कर रहे हैं। ट्रिगर एक ही है कि प्रमोटर बाय कर रहे हैं। 50, 55 रुपये, 65 रुपये, 73 रुपये यहाँ पे प्रमोटर ने बाय किए हैं। तो ये 2 ट्रिगर पे 2 स्टॉक हैं जिनके ऊपर आप नज़र रख सकते हो। लार्ज लीडर ढूंढना चाह रहे हो तो ब्लू डार्ट है, और अगर नियर टर्म ट्रिगर ढूंढ रहे हो तो स्नोमैन है। आज टूटा है तो थोड़ी घबराहट आप लोगों को हो रही होगी,
लेकिन स्टिल 73 पे तो प्रमोटर एंटर कर गया, तो घबराहट वाली क्या बात है, आने दीजिए वो दाम, अच्छी बात है, हाई रो। जी सर, जेपी पावर 30% प्रॉफिट वाइप आउट, कैन ऐड मोर। मोमिन सर वैसे तो आप बेच तो सकते नहीं क्योंकि लोअर सर्किट लग रहा है, आज भी लोअर सर्किट था। ऐड करने के लिए राइट लेवल ये नहीं होता, ऐड करने के लिए राइट लेवल वो होगा जो कि थोड़ा स्टेबल होने का साइन देगा। इस क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, तो अब 30% जो गेन वाइप आउट हुआ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि 30% गेन में एटलीस्ट 1/3 पोजीशन निकाल ली होती तो कैपिटल आपके हाथ में होता दोबारा ऐड करने को लिए। खैर, लेकिन आप ऐड कर सकते हो, तो आप वेट करो, थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, वहाँ पर आप कॉल लीजिएगा, अभी नहीं। जब तूफान चलता है तब कुछ नहीं करना चाहिए, हो जाने दीजिए सब सेटल, फिर वील सी टू इट कैसे क्या करना है इसके अंदर। आज तो स्वाद आ गया, एट प्रोटीन ई गव एट 1100, एनी अदर वैल्यू बाय यू सी। सर मेरे हिसाब से तो HDFC बैंक इज़ ए वैल्यू बाय। आप नहीं मानोगे बात अलग है, क्योंकि वो चलता नहीं है, तो आप यकीन नहीं होता लोगों को उस समय जब चलता नहीं है तो। लेकिन वैल्यू बाय इसलिए बोल रहा हूँ कि आज के फॉल में क्यों नहीं नीचे आया वो। अगर इतना ही इंटेंस फॉल था, बैंक निफ्टी जब बड़ा लार्ज अंडर परफॉर्मर है और बैंक निफ्टी में आज हेवी सेल ऑफ था, 1.5% का सेल ऑफ बैंक निफ्टी में रहा, लेकिन उसके बावजूद भी HDFC बैंक फ्लैट रहा, या एक टाइम पे तो बिल्कुल मतलब पूरे दिन ही फ्लैट ही रहा, जब बाजार फ्लैट था तब भी और जब टूट गया तब भी, क्योंकि ऑलरेडी इतना टूट चुका है, अब क्या ही करेक्शन है, 1380 तो आएगा मैक्स, बहुत आ गया तो, वरना और करेक्शन आ भी जाएगा तो इंटेंसिटी ऑफ फॉल जब तक बहुत नहीं बढ़ेगा बाजार में तब तक शायद पार्टिसिपेट ना भी करे, इसलिए आज वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, तो वो एक ठीक वैल्यू है। बाकी जो रेजिलिएट करे इस फॉल में, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ है उनके अंदर, ऑब्वियस ही बात है। तो जो ऑलरेडी बहुत भागे हुए हैं उनमें गुंजाइश ज़्यादा है गिरने की, जो चले ही नहीं हैं उनमें गिरावट तो होगी ही, ऑब्वियस ही बात है, बाजार टूट रहा है, लेकिन गुंजाइश कम होती है कि उतनी गिरावट आए। अब आप TCS आज क्यों सपोर्टिव हो गया, क्योंकि TCS पूरी तेज़ी में पार्टिसिपेट करके गया ही नहीं था लार्ज कैप की, तो अब चल रहा है, अभी भी बायबैक प्राइस से नीचे ही है, 4150 पहला बायबैक प्राइस था, उससे तो नीचे ही है, दूसरा 4500 वाला है। सो आज स्ट्रेंथ थी, इसलिए IT की स्ट्रेंथ को लीड कर रहा है वो। तो जहाँ वीकनेस है उसको आप मतलब जो ऑलरेडी तेज़ी में है, PSUs फॉर एग्जांपल 30% 40% वाइप आउट हो गए अपने हाई से, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मल्टीपल टाइम भाग चुके हैं। तो आप ऐसे एज्यूम करो, आज मैं खुद देख के हैरान हुआ कि NBCC का मल्टीपल अभी भी 70 का है, जबकि उसके गुड टाइम उसका मल्टीपल 30 का था, तो वो अपने पीक मल्टीपल से 3 गुना तो अभी भी ऊपर है, मतलब अपने गुड मल्टीपल से। सो ऐसे महंगे वैल्यूएशन जहाँ जहाँ मिलेंगे वहाँ थोड़ा हल्का हो गई बाजार। अब कहाँ राइट साइज होता है, कहाँ स्टेबल होता है, सब चीज़ें देखनी होंगी, बट एज ऑफ नाउ जहाँ स्ट्रेंथ है उसको आप बाय करो। ओके जी, आई एम होल्डिंग 150 शेयर ऑफ यूनाइटेड ब्रिवरीज सिंस दिसंबर 2019, एवरेज 1251, सो फार CAGR इज ओनली 6.8% एज पर टुडेज प्राइस, इज इट वर्थ टू होल्ड दीज शेयर्स विद एज। तो शाह साहब, आप यूनाइटेड ब्रिवरीज का CAGR देख रहे हो दिसंबर 19 से दिसंबर 23 मान लेता हूँ, क्योंकि 24 अभी शुरू ही हुआ है, तो हो गए आपके 4 साल में, जिसमें 2 कोविड के साल थे जो कंजम्पशन का साल था। सो ये कोई सही पैरामीटर नहीं है आपके CAGR निकालने का। आप CAGR निकालो, 10 साल का CAGR निकालो, या अपने होल्डिंग के बाद थोड़ा समय दो। और 2 कंपनी खराब नहीं है, हेनिकन की सब्सिडरी है, वन लार्जेस्ट बियर मैन्युफैक्चरर इंडिया की, बट अगेन इस चीज़ का ध्यान रखना कि बियर का कंजम्पशन इज़ इन वॉल्यूम, नॉट इज़ इन मार्जिन। टू जो यहाँ पर क्योंकि बियर की शेल्फ लाइफ होती है, ये शायद कम लोग जानते होंगे, विस्की की शेल्फ लाइफ नहीं होती। सो इसीलिए इनकी इन्वेंट्री का लॉस भी इनको कभी कभी देना पड़ता है, प्लस इनपुट कॉस्ट से ज़्यादा प्रोन होते हैं ये लोग, क्योंकि बहुत टाइमली इनको एग्जिट एंड एंट्री लेनी होती है अपने प्रोडक्ट्स में, और कंजम्पशन वॉल्यूम में होता है, मार्जिन पिक्चर कम होती है, तो इसलिए इनके धंधे में UBA USL से कंपेयर आप नहीं कर सकते हो। सो UBL के केस में 2 कंपनी खराब नहीं, बट USL वुड बी प्रेफरेबली बेटर कंपेरेटिवली, क्योंकि उसका प्रोडक्ट प्रोफाइल ज़्यादा बड़ा है, और रेडिको वुड बी बेटर जिसका प्रोडक्ट प्रोफाइल ज़्यादा बड़ा है। आप इसको होल्ड कर सकते हो, क्वालिटी है इसमें, कोई हार्म नहीं है, और आपके कॉस्ट से तो ऊपर ही है, तो होल्ड करिए। बट नया कुछ अगर ऐड करना है तो इन दोनों में आप फिर भी अपनी प्रेफरेंस रखिएगा। सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल सेगमेंट में डील करने वाली कंपनी में यही क्राइसिस है कि वहाँ कुछ भी इशू आया है, सीजनल इशू आया, तो वो कंपनी के रेवेन्यूज़ को हिट कर सकता है। सो इस चीज़ को आप ध्यान रखना एटलीस्ट। ओके जी सर, इस आज मार्केट नहीं सर, इस मार्केट में पैसा नहीं बन पा रहा है, मार्केट ऊपर जाता है तो रिकवरी नहीं होती और नीचे गिरता है तो बहुत लॉस होता है। मेरे पास HDFC बैंक, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, DVs, HDFC, कोटक, डी मार्ट, टाटा कैप शेयर हैं, बट सारे लॉस में हैं।
तो श्याम जी, अब ये यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितने समय के लिए मार्केट में आए हो। अगर आप सिर्फ 1 ही साल के लिए मार्केट में हो तो आपने गलत चुनाव किया, क्योंकि आप ट्रेडर होने चाहिए थे। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपको लग रहा है कि नहीं मैं क्वालिटी लेके ही रखूँगा, तो आपने सही क्वालिटी उठा रखी है। अब वो आज चले या नहीं चले, या रिकवरी आ जाए या नहीं आए, समय ले सकता है, लेकिन एटलीस्ट आपको वो नहीं होगा कि मेरा पैसा ख़त्म हो जाएगा या डूब जाएगा। आप ऐसे समझो कि आईटीसी को 3 साल के CAGR में अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो शायद वो 50% से ज़्यादा का CAGR दिखा देगा। लेकिन अगर आप आईटीसी को 30 साल के CAGR में देखोगे तो 15% ही CAGR देगा। सो अब आप इसको ये मत सोचना कि मैं हमेशा उसी टाइम घुसूँ जिस टाइम शेयर अपने बॉटम पे खड़ा, और हमेशा उसी टाइम निकलूँ जब अपने टॉप पर निकले। तो ये तो फिर मैंने बोला ना, 2 ही लोग कर सकते हैं खाली, भगवान श्री कृष्ण और झूठा। तो अब आप क्या हो वो डिसाइड कर लो, लेकिन टाइमिंग को मत आधार मानो। आप अपनी पिक करो राइट स्टॉक एंड सिट टाइट इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो और आजकल में आपको लगता है कि बाजार की तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, या मुझे मज़ा नहीं आया, या मेरे पैसा नहीं बना, तो शेयरों का चुनाव ही गलत था, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म वाले शेयर हैं। तो इस चीज़ को आप पहले डिसाइड कर लो कि आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, मीडियम टर्म पिकर हो, तो उस हिसाब से अपनी कॉल लो। आप ट्रेडर की तरह से इन्वेस्टर नहीं बन सकते, और इन्वेस्टर की सोच के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो दोनों का डिस्टिंग्विश करने के बाद ही आप कॉल लो, वो ज़्यादा बेटर है। सो थोड़ा रणनीति में चेंज करने की ज़रूरत है, अप्रोच में इंस्टेड। और स्टॉक में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टॉक सारे क्वालिटी और क्लास स्टॉक है। इनफैक्ट 1 PSU स्टॉक फॉर SIP फॉर 5 ईयर, कोल इंडिया, ऑब्वियसली कोल इंडिया, BPCL, इन दोनों को ही खाली लग रहा मुझे। जा सकते हो आप, इसलिए नहीं कि ये वैल्यू है, नहीं, इसलिए कि डिविडेंड अच्छा है। तो अगर कभी फंस भी गया तो यील्ड अच्छी मिलती रहेगी, धीरे धीरे डिविडेंड मिलता रहेगा। कैश जनरेटिंग PSUs हैं। वैसे भी ये कोल इंडिया और मतलब PSU की तेज़ी आप डिविडेंड के लिए ही रखो। अभी ये मोमेंटम आ गया, वैल्यू बाय थी क्योंकि बहुत समय से अंडर परफॉर्मर था, कभी वैल्यू मिली नहीं, सडनली वैल्यू मिली तो इतनी मिली कि मतलब 7 रुपये का, 7 के मल्टीपल का आयरेडा, नहीं वो 8 के मल्टीपल का आयरेडा 80 के मल्टीपल तक पहुंचा दिया। ऐसा टाइप का तेज़ी आया है। मतलब एग्जांपल है वो, मैं भी शेयर कर दूंगा क्या वैल्यूएशन समरी थी इनकी, लेकिन इस तरह की ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली है। सो बेटर यही है कि इतनी लार्ज अंडर परफॉर्मेंस थी, इसलिए यहाँ पर अबाउट परफॉर्मेंस आ रही है। बट अदरवाइज आप डिविडेंड यील्डिंग स्टोरी देख रहे हो तो BPCL, कोल इंडिया, दो आर द बेस्ट डिविडेंड यील्डिंग PSUs एज ऑफ नाउ। तो बाकी फॉल के हिसाब से डिपेंड करता है, कभी गिरावट आएगी तो नाल्को अच्छा हो जाता है, NMDC अच्छा हो जाता है। बट अदरवाइज अभी के लिए एक स्टैंडर्ड यही दोनों हैं जिनके PSUs के डिविडेंड अच्छे हैं। आप इन्हें कॉल ले लो, वैसे भी दोनों लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं, वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोल कंपनियों में से एक है, और ये BPCL तो वैसे ही अच्छी OMC है। तो आप देख सकते हैं दोनों को। और मार्केट में पैसे बनने के लिए ना सर एक चीज़ और ध्यान रखना, बाज़ार में पैसा सिर्फ वही बना पाता है जिसको माल बेचना आता है। माल खरीदना आता है नहीं, माल खरीद तो सभी लेते हैं, बेचना एक कला होती है बाज़ार में। तो इसीलिए बार बार बोल रहा था कैपिटल बुक करिए, कैपिटल निकालिए, कैपिटल निकालिए। ये रट्टा लगा रखा था मैंने कई दिनों से कि कैपिटल बुक करते रहिए, अपना कैपिटल निकालते रहिए, थोड़ा PSU से संभलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का एक एंड ज़रूर होता है। देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज़ परमानेंट, समथिंग, मतलब एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे। तो ये तेज़ी का कहीं ना कहीं तो पॉज हो गई ना, तो वो थोड़ा सा पॉज हुआ है। अब आज हो गया कि कल होगा वो पता नहीं, बट थोड़ा करेक्शन था, तो आप कैपिटल होता तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते थे। तो अब बाकी वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर ऑप्शन। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ख़त्म ही हो गई दुनिया, कोई बहुत सेंटिमेंट ख़राब हो गया, कोई सेंटिमेंट नहीं ख़राब है, चीज़ें वैसे ही इंटैक्ट हैं। थोड़ा शेक ऑफ है, आप कुछ दिन रुको, वापस वहीं की वहीं सिचुएशन खड़ी हो जाएगी जहाँ थी। अब आपके शेयरों की हो या ना हो, लेकिन इंडेक्स से ज़रूर हो जाएगी एटलीस्ट। सर कैन वी एड BSC एंड एशियन पेंट? एशियन पेंट तो यू कैन, थोड़ा थोड़ा आप जा सकते हो इसमें, और BSC भी सही है, मतलब ऐसा कोई ख़राब नहीं है, बट प्रोटीन इज़ बेटर कंपेरेटिवली, क्योंकि वही स्टोरी को आप प्ले करना चाह रहे हो, तो वहाँ पर ज़्यादा सस्ते में आपको वही स्टोरी मिल जाएगी खेलने को, लेकिन एशियन पेंट इज़ कंपेरेटिवली बेटर अभी के लिए। I bought Apollo Hospital at 6595 but started falling today. It was going down more than 3%. तो सौमिली जी, अपोलो हॉस्पिटल चला कहाँ से था? 3-3.5 हज़ार रुपये चलता हो शेयर, 6-6.5 हज़ार पहुँच गया, और थोड़ा आज करेक्ट हो भी गया। 3% ही तो है, 3% तो इज़ बेसिक। आज वोडाफोन 15% साफ हो गया, उसको भी तो देखिए। या फॉर एग्जांपल ये स्नोमैन 7-8% तो ही निकल गया। तो ठीक है, 3% फॉल है, अगर कहीं नीचे मिल रहा है आप ऐड करिए। ऐसा कोई कंपनी ख़राब नहीं है, कोई फंडामेंटल बदलाव नहीं हुआ है, भाव में खाली बदलाव हुआ है।
सो एक दिन में फंडामेंटल नहीं बदलते हैं। वो लार्जेस्ट हॉस्पिटल कंपनी तब भी था, आज भी है। तब भी 72 हॉस्पिटल थे, आज भी है। 72,000 रुपया पर ऑपरेशनल बेड, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड तब भी था, आज भी है। धंधे में कोई बदलाव नहीं, नंबर चल रहे हैं अभी भी उतने ही, और क्वार्टरली नंबर आने हैं, सिर्फ भाव बदला है। सो इतनी पैनिक वाली कोई स्टेट नहीं है। आप आराम से अपनी अच्छी कंपनी उठाइए, होल्ड कर सकते हो। कुछ नहीं कर सकते तो आप होल्ड कर लो, नीचे मिल जाए तो और ऐड कर लो, सिंपल। बाबूजी आपके लिए भी मंडल साहब यही सवाल है कि अगर आपने अपोलो आज लिया है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो आपको घबराने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा चला है इसलिए हल्का हो रहा है, सिंपल है। सर टाटा केमिकल एंड आईटीसी में फ्रेश बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? हाँ जी, कर सकते हैं मोहन जी। टाटा केमिकल इनफैक्ट ज़्यादा बेटर है, आईटीसी थोड़ा समय ले लेगा, लेकिन कंपनियों में दोनों में कोई हामी नहीं है। अब बस वही हो कि आपकी सोच ये ना हो कि मैं लूँ लॉन्ग टर्म के लिए और सोच रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, कि 4 दिन नहीं चला तो फिर आपको लगेगी नहीं चला नहीं चला नहीं चला। मतलब ये सवाल, क्योंकि अब मुझे उम्मीद थी आने ही है बहुत सारे कि इन्वेस्टर बन के लोग मतलब लेते हैं, ट्रेडर बन के बन जाते इन्वेस्टर। सो वो इन्वेस्टर ही खाल में ट्रेडर छुपे होते हैं बेसिकली। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर ही रहिए। उनको कभी फ़र्क नहीं पड़ता कि बाजार में कितना फॉल आ रहा है, क्योंकि उनको तो वो अपॉर्चुनिटी दिखती है। लेकिन ट्रेडर होता है, उसको डिस्ट्रेस होता है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि उनको लगता है मेरा पोर्टफोलियो नीचे आ गया। नोशनली था पहले भी और आज भी, तो जब वो नोशनल नहीं रहा तो ये नोशनल भी नहीं रहेगा, ये घूम जाएगा वापस कुछ दिन बाद। सो स्टे रिलैक्स, ऐसे फॉल्स चलते रहेंगे मार्केट में। और अच्छी चीज़ जो पिक करना चाह रहे हो आप, उनकी सूची आपने बनाई रखी होगी, थोड़ा थोड़ा आप वहाँ पे ऐड करना शुरू करो, सिंपल। ओके जी, आगे बढ़ो। और कैन वी बाय बैंक ऑफ इंडिया 132 पर है, बुक वैल्यू 184 है, कैन वी बाय इन लॉट्स? नहीं शर्मा साहब, नॉट इन लॉट्स, क्योंकि अब इसका वो देखो QIP का प्राइस कितना था, क्योंकि QIP अभी रिसेंटली होके गया है और बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड थी, और QIP होने के जस्ट बाद ये स्टॉक एकदम से भागा था 100 रुपये करीब। तो इतनी बड़ी तेज़ी ऑलरेडी दिखा चुका है उस लेवल से, नीचे के लेवल से, और फिर वापस कूल ऑफ हुआ है। तो एक बार QIP का प्राइस देख लो, उसके इर्द गिर्द खरीदारी करो, ज़्यादा बेटर है। गुड टाइम टू एग्जिट LIC? सर जहाँ कैपिटल बन रहा है, कैपिटल फ्री हो रहा है, पैसा निकल रहा है, वहाँ पैसा निकालते रहो। ऑल PSUs जहाँ पे तेज़ी आई है वहाँ कैपिटल निकाल सकते हो, निकालते चलो। स्टोरी इंटैक्ट है, अभी भी चलेंगे, कोई डिनाइल नहीं है, बट कैपिटल निकल जाए तो क्या दिक्कत है? फ्री के शेयर तो है ही ना, उनके साथ बने रहो। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। NHPC फ्रेश बाय करें क्या? ऑयल इंडिया फ्रेश बाय करें क्या? सर सब में सेम ही जवाब है मेरा कि जहाँ PSUs में आपको पैसा बन रहा है, कैपिटल निकाल लो। जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो फिर थोड़ा थोड़ा स्टॉप लॉस साथ एंटर करना, ताकि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो आप निकल जाना, सिंपल। व्यू ऑन टाटा टेक? दर्श सर देखो, ये एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे लग रहा है कि इट्स वर्थ बाइंग और एक्यूमुलेटिंग इंस्टेड। नॉट अगर बाइंग तो एक्यूमुलेटिंग। 1040 रुपये मैंने आज सुबह देखा था, पता नहीं फॉल में कहाँ गया, लेकिन धीरे धीरे स्लोली स्टेबल होते होते यहाँ पर पहुँच गया है, अपने साल के लो के आसपास ही है। तो अगर यहाँ से और डाउन साइड खुलेगा तो 850 तक मैक्सिमम डाउन साइड होगा। तो आप इसीलिए कह रहा हूँ एक्यूमुलेटिंग, ताकि आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते चलो। कंपनी ख़राब नहीं है, वो बस प्राइसिंग की वजह से भागा हुआ है। 500 रुपये का इशू प्राइस 1400 रुपये में लिस्ट हुआ, टूट के 1000 रुपये आ गया, 40% वाइप आउट हो चुका है वहाँ से। नीचे से भी चला है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन 40% का वाइप आउट मिल चुका है। 50% वाइप आउट इज सब्सटेंशियली गुड। तो आप थोड़ा थोड़ा ऐड वहाँ पे कर सकते हो। तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से आप अगर ऐड करना शुरू करोगे तो छोटे छोटे चंक्स में आप ऐड करते जाओ जहाँ तक मिल रहा है। लेट्स सी आगे कहाँ क्या जाता है फिर। Why Whirlpool said we have taken down our stake to 51% and our share is trading at 50 times multiple and we expect it to be much lower than an asset arbitrage. तो मलिक साहब देखो, कंपनी खुद मान रही है कि वैल्यूएशन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी के लिए। मतलब एटलीस्ट भारत में नहीं लोग मानते, लेकिन विदेश में तो मान ही रहे हैं। सो उन्होंने ये बात बोली है कि 51% उन्होंने अपना स्टेक 51% लाया, क्योंकि उनको अपनी डेट रीपे करनी थी। फॉरेन प्रमोटर के अंदर थोड़ा डेट को लेकर इशू चल रहा था, तो उन्होंने इंडियन एसेट में अपना स्टेक बेचा था। उस पैसे को वो लोग रिपैट्रिएट करके अपना डेट रीपे कर रहे हैं। ये एक नोशन है, 1। अब 2, उन्होंने ये बात बोली कि हमारा जो स्टॉक है वो ऑलरेडी बहुत हायर साइड पे चल रहा है मल्टीपल वाइज। उसको हमें लगता है कि ये बहुत महंगा है, तो थोड़ा राइट साइज़ होना चाहिए। राइट साइज़ होने वाला ये नहीं करेक्शन शुरू हो जाए, राइट साइड से मतलब ये भी तो है कि अर्निंग बढ़ जाए। अर्निंग बढ़ जाएगी तो EPS बढ़ जाएगी, तो पी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। जो कल मैंने ट्वीट भी किया और आपने शायद पढ़ा भी होगा कि विद टाइम हैप्पीएस्ट माइंड कहीं नहीं गया, लेकिन फिर भी उसकी वो सस्ता हो गया महंगे से, क्यों? उसकी EPS बढ़ती जा रही है। तो ऐसे करके अगर होता रहेगा तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, टाइम करेक्शन जिसे बोलते हैं। सो ऐसा कुछ हो रहा है, इसलिए उनकी तरफ से बयान आया है। लेकिन वो जो उन्होंने किया है उसमें कोई हार्म नहीं है, अपना स्टेक कोई बेच सकता है।
उन्होंने इंडियन नाम का स्टेक बेचा। आमतौर पर मल्टीनेशनल्स नहीं करते, इसलिए आपको शायद नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन रिसेंटली ये एक कदम वर्लपूल की तरफ से होता हुआ दिखाई पड़ा है। CMS इन्फो लॉन्ग टर्म सर ऑलरेडी बहुत चला हुआ है काशीनाथ जी, और कल ब्लॉक हुआ है 23% इक्विटी का। तो इतनी बड़ी इक्विटी अगर हाथ बदली है तो अभी के लिए अवॉइड करिए, कुछ दिन और स्टेबल हो जाने दीजिए, फिर दीजिए कॉल इस पर। चलिए जी, कुछ और सवाल जो और आए हुए हैं वो भी एक बार ही देख लेता हूँ। किधर गया किधर गया किधर गया, ओह सवाल ही नहीं आए हैं क्या बाकी, ये रहा। ओके, इमेजिका का शेयर कैसा है? प्रीतम जी, लोग बोलते हैं कि इमेजिका के स्टोर एक्सपैंड कर रहे हैं, अयोध्या में लैंड खरीदी है इसलिए अप मूव आया है। हालांकि एक कॉन्ट्रा थॉट भी है इस कंपनी के प्रमोटर को लेकर, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता अदरवाइज़, लेकिन मोटा मोटा यही बोलूँगा, अगर आप हो ऑलरेडी इन्वेस्टेड तो 60 रुपया 65 रुपया 70-72 रुपये का एक स्टॉप लेके इसमें रहना और ट्रेल करते रहना। लेकिन अगर आप नहीं इन्वेस्टेड हो तो अभी अवॉइड ही करो, क्योंकि इस कंपनी प्रमोटर के बारे में थोड़ा पढ़ लो आप एक बारी, फिर ज़्यादा बेहतर डिबेट हो पाएगी इस पर। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा स्टॉप लॉस साथ ही आप जाना इसमें, चला बहुत है नीचे से शेयर। जोमेटो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है क्या? मैम अभी नंबर्स में मुझे कन्विक्शन नहीं दिख रहा है ऐसा। 2 शेयर अपना ऑल टाइम हाई काट रहा है, लेकिन अगेन एक ही चीज़ है कि बढ़िया तेज़ी लोअर लेवल से आई है, फंड ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, प्रमोटर का स्टेक इतना बढ़ा नहीं है, डिविडेंड यील्ड है नहीं, प्लस ईबिटा फ्रंट पर प्रॉफिट आ रहा है, ओवरऑल नेट प्रॉफिट दिख नहीं रहा। सो थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस है। आप 120 का स्टॉप लेके इसमें बने रहो, जैसे जैसे चलता जाए ट्रेल करते जाओ, और वही कॉल इसमें ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि फंडामेंटल अभी तक कितने सपोर्टिव होंगे आगे कहना मुश्किल है, लेकिन अभी के लिए यही कुछ कंसर्न है, इसको आप कीनली वॉच करिएगा। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आज थोड़ा ख़राब दिन होगा आप लोगों का, मैं समझ सकता हूँ, और आपसे मुलाकात होगी अभी 5:30 बजे फिर से एक बारी। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और आप से अब थोड़ी देर फिर मुलाकात होगी। बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये समय बीत जाएगा, कीप काम, लेट्स सी, और थोड़ी देर में फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।